तो इसको ये जानती रहो, जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है वह उनको समानता कैसी अधिकारता प्राप्त है? अपीलीय अधिकारता प्राप्त है। जो उच्चतम न्यायालय होता है और जो उच्च न्यायालय होता है वह समानता अपीलीय न्यायालय ही होते हैं, आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय नहीं होते। आरंभिक अधिकारता का मतलब कि जिसमें कि मुकदमे जिस न्यायालय में डायरेक्ट दाखिल होते हों, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मुकदमे डायरेक्ट दाखिल नहीं होते, वहाँ पर मुकदमों की क्या होती है? अपील होती है। इसीलिए जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है वह अपीलीय न्यायालय माने जाते हैं। तो आरंभिक अधिकारता वाला न्यायालय कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, जिला एवं जो सत्र न्यायालय है यह क्या होते हैं? यह आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय होते हैं। ठीक, जिला एवं सत्र न्यायालय जो होते हैं वह क्या होते हैं? आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय होते हैं। मतलब कि कोई भी मुकदमा होगा, ठीक है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, वह मुकदमा कहाँ दाखिल होता है? जिला एवं सत्र न्यायालय में ही दाखिल होता है। तो जिला एवं सत्र न्यायालय में भी कई प्रकार के न्यायाधीश होते हैं ना, कई प्रकार के जज होते हैं। ये नहीं कि केवल जिला जज और सत्र न्यायाधीश ही होता है, उसमें भी कई प्रकार के जज होते हैं। जैसे यदि सिविल मुकदमा है तो सिविल मुकदमों में क्या कौन कौन होता है? सिविल जज, ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है ना। फिर इसके बाद ये सिविल मुकदमे के लिए जज है, सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन ये होते हैं। फिर इसके बाद इससे तो इसको ऐसे ना लिखें, इसको हम क्रम के अनुसार लिखते हैं, पहले सबसे ऊपर के तो उसके बाद सबसे नीचे की। मतलब कि सबसे ऊपर कौन होता है? जिला, जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश कौन होता है? वह जिला न्यायाधीश वह व्यक्ति होता है जो कि जिला न्यायाधीश है ना, डीजे जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। जिला न्यायाधीश तो ऐसा व्यक्ति जो कि जिले का न्यायाधीश है, जिसके यहाँ मुकदमे सिविल मुकदमे दाखिल होते हैं। ठीक है, और ये जो जिला न्यायाधीश होता है इसको दो प्रकार की अधिकारता प्राप्त होती है। एक तो है आरंभिक अधिकारता, ठीक है, और एक अपीलीय अधिकारता। ठीक है, जो जिला न्यायाधीश होता है, जिला न्यायाधीश का मतलब जिला न्यायाधीश किसी एक ही व्यक्ति होता है। जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश भी कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है। जब जिला न्यायाधीश है, जब वो सिविल मुकदमों का जब सिविल मुकदमे की सुनवाई करता है तब उसी को जिला न्यायाधीश बोलते हैं। और जब यही जिला न्यायाधीश क्या करता है? आपराधिक मुकदमे की सुनवाई करता है, तब वह सत्र न्यायाधीश बोला जाता है उसको। ठीक है, ठीक है ना। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है ना, ये जिले में सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश होते हैं। तो जो जिला न्यायाधीश है वो क्या करता है? जब वह सिविल मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, एक ही न्यायाधीश एक ही होगा, जब वह सिविल मुकदमे को देखेगा तब वह जिला न्यायाधीश कहलाएगा, और जब वह आपराधिक मुकदमे देखेगा तब वह सत्र न्यायाधीश, उसी को कहेंगे कि वह सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश होते हैं इनको दो प्रकार की अधिकारता होती है। मतलब कि आरंभिक अधिकारता भी होती है और अपीलीय अधिकारता भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिला न्यायाधीश के यहाँ डायरेक्ट मुकदमे भी दाखिल होते हैं। ठीक है, मुकदमे जिला न्यायाधीश के यहाँ डायरेक्ट भी दाखिल होते हैं। साथ ही साथ सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसकी अपील भी जिला न्यायाधीश के यहाँ सबसे पहले होती है। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन के द्वारा जो भी निर्णय या आदेश दिया गया है या डिग्री दी गई है उसकी जो सबसे पहली अपील है वह पहली अपील कहाँ होती है? जिला न्यायाधीश के समक्ष होती है। तो ये जो जिला न्यायाधीश है इसको आरंभिक अधिकारता और अपीलीय अधिकारता दोनों प्राप्त है। मतलब कि जिला न्यायाधीश के यहाँ मुकदमे भी डायरेक्ट दाखिल होते हैं और साथ ही साथ इसके पास सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से जो मुकदमे निर्मित हुए हैं, जो भी आदेश निर्णय डिग्री पारित हुआ उसकी अपील भी होती है ना। ये जिला न्यायाधीश हो गया। इसके बाद अपर
जिला न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, सिविल जज, सीनियर डिवीजन होता है, और चौथा सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है, ठीक है। सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो ये जो सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन है, ये क्या होते हैं, केवल आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय होते हैं, है ना। इनको केवल कैसी अधिकारिता प्राप्त है, आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। जो सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को केवल आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, मतलब कि इनके यहाँ मुकदमे डायरेक्ट फाइल होते हैं। इनके यहाँ अपील नहीं होती कि सिविल जज के यहाँ अपील, सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन की अपील होगी, अपील नहीं होगी। इनके यहाँ क्या होती है, मुकदमे डायरेक्ट फाइल होते हैं। कोई भी मुकदमा होगा सबसे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ फाइल होता है, और जिला न्यायाधीश के यहाँ भी फाइल होता है डायरेक्ट मुकदमे। तो जिला न्यायाधीश को आरंभिक अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता दोनों प्राप्त है, जबकि सिविल जज जो सीनियर डिवीजन और ये अपर जिला न्यायाधीश है, इसको भी क्या है, आरंभिक अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता दोनों होता है ना। एडीजे और डीजे दोनों का रैंक क्या है, बराबर होता है, दोनों की अधिकारिता समान होती है। जो जिला न्यायाधीश होता है और जो अपर जिला न्यायाधीश होते हैं, दोनों की जो अधिकारिता है, पावर है, शक्तियाँ हैं, दोनों समान होती हैं, दोनों एक ही रैंक के होते हैं, ठीक है। दोनों की जो शक्तियाँ हैं वह सेम होती हैं। तो ये जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश ये दोनों क्या है, ये आरंभिक अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता दोनों प्रकार की अधिकारिता किसको प्राप्त है, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को। जबकि सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को केवल आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, मतलब कि इनके यहाँ जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश के यहाँ अपील भी होती है और डायरेक्ट मुकदमे भी फाइल होते हैं। लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ केवल और केवल इनको आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, मतलब कि इनके यहाँ केवल मुकदमे फाइल होते हैं। तो यह हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम जैसे कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी मुकदमा आया तो पहले सबसे पहले मालूम रहना चाहिए कि मुकदमा कहाँ दाखिल होगा। तो जो छोटे मोटे मामले होते हैं वो कहाँ आते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल होते हैं। तभी जब CPC पढ़ोगी थर्ड सेमेस्टर में CPC है, सिविल प्रक्रिया संहिता, तब उसमें ये सब पढ़ाएंगे, ये सब के बारे में पढ़ाएंगे, इसकी शक्तियाँ कितनी है, इनकी अधिकारिता कितनी है, ठीक है। जैसे कि 50,000 रुपये तक का यदि कोई मैटर है, कोई ऐसा मैटर है जिसका कि वाद कानून 50,000 रुपये है तक का है, तो वह सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ, 50,000 से ऊपर का है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ या जिला न्यायाधीश के यहाँ दाखिल होता है। तो वो वहाँ पर उस समय तय किया जाता है। तो ये भी जानती है, अभी यहाँ बस इतना जानो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन ये केवल आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय हैं, और इनके यहाँ डायरेक्ट मुकदमा, कोई भी मुकदमा है सबसे पहले इनके यहाँ फाइल होता है। अब फिर यदि सिविल जज जूनियर डिवीजन में कोई आदेश, निर्णय या डिक्री पारित कर दिया तो इसकी अपील कहाँ होगी, ये नहीं कि इसकी अपील, इसके आदेश, निर्णय और डिक्री की अपील सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ होगी, नहीं होगी। ये अपील कहाँ होगी, जिला न्यायाधीश के समक्ष। ये सिविल जज सीनियर डिवीजन में भी यदि कोई निर्णय, आदेश, डिक्री पारित किया है तो इसकी भी अपील कहाँ होगी, जिला न्यायाधीश के समक्ष ही होती है, ठीक है। अपील हुई तो ये अपीली न्यायालय हो गया ना। अब एडीजे और डीजे ये दोनों क्या है, अपीली भी न्यायालय है और आरंभिक अधिकारिता वाले भी न्यायालय है। लेकिन ये सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन केवल आरंभिक अधिकारिता, केवल इनके यहाँ मुकदमे सबसे पहले मुकदमे इन्हीं के यहाँ आते हैं। अब इनके द्वारा जो भी आदेश, निर्णय दिया जाता है या डिक्री पारित की जाती है उसकी अपील जिला न्यायाधीश के यहाँ, जिला न्यायाधीश ने यदि कोई आदेश, निर्णय या डिक्री पारित की तब उसकी अपील उच्च न्यायालय में, और यदि उच्च न्यायालय से जो कोई आदेश, निर्णय, डिक्री पारित की है तब उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में तब होती है। उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट कोई भी मुकदमा फाइल नहीं होता, केवल कुछ ही ऐसे मुकदमे हैं जिसमें कि डायरेक्ट मुकदमा फाइल हो सकता है। लेकिन इसीलिए समानता क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय समानता क्या होते हैं, अपीली न्यायालय होते हैं, उनको आरंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। केवल एक दो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें आरंभिक अधिकारिता है, बाकी समानता नहीं है। ये अपीली न्यायालय माने जाते हैं। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन बनते कैसे हैं बताया तुम्हें, पता ही है कि LLB करने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आती है। हर एक ऐसा व्यक्ति जो कि LLB की डिग्री प्राप्त किया है वह सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा दे करके, परीक्षा होती है इसकी,
लगभग हर 2 साल 3 साल में एक बार वैकेंसी आती है यूपी में, हर दूसरे साल आती है। इसकी तैयारी थोड़ी सी करनी पड़ती है। और आता क्या है, यही जो रेलवे में पढ़ रही हो। रेलवे में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं वही सारे सब्जेक्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये परीक्षा पास कर लो, बस बन गई सिविल जज। तो सबसे पहले जो भी PCS, उसको क्या बोलते हैं, PCS जे का एग्जाम बोलते हैं, है ना। PCS का एग्जाम होता है PCS जे का मतलब जुडिशरी, है ना। जुडिशरी का एग्जाम होता है, हर स्टेट में अपना सब निकालते हैं। हर स्टेट में जाकर किसी भी, ये भी नहीं है कि आप यूपी के हैं तो केवल यूपी में भर सकते हैं, और कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, बिहार, एनीवन, छत्तीसगढ़, कहीं का भी PCS जे का एग्जाम यदि आप LLB पास हैं तो भर सकती हैं। केवल LLB मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। LLB पास होना चाहिए, ना कोई परसेंटेज मांगता है ना कुछ मांगता है, बस LLB की डिग्री रहनी चाहिए। फिर इसका परीक्षा का फॉर्म निकला, LLB पास कर ली, अपना थोड़ा तैयारी करो, परीक्षा का फॉर्म निकले, भरो। अगर एग्जाम पास कर गई तब ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में ही PCS जे का परीक्षा पास करने के बाद फिर सबसे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में ही नियुक्ति होती है। फिर इसके बाद यही प्रमोशन पा करके सिविल जज सीनियर डिवीजन बन जाते हैं। फिर यही प्रमोशन पाएंगे तो अपर जिला जज बनेंगे, फिर यही प्रमोशन पा करके जिला जज भी बनते हैं, है ना। और इन दोनों के लिए एक अलग प्रक्रिया भी होती है। एक और एग्जाम होता है JS हायर जुडिशियल सर्विस, उसका अलग प्रक्रिया है। लेकिन सबसे लो लेवल पर यही है सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी PCS जे की परीक्षा। और इनका जो प्रमोशन है हर 4-5 साल में प्रमोशन होता रहता है। समांतर 3 साल में होता है, 3 साल में नहीं होता। हर 4थे साल में प्रमोशन हो गया तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, 4थे साल के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन बन गए 4-5 साल के बाद। फिर उसके बाद 6-7 साल रहेंगे सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर उसके बाद अपर जिला जज ऐसे करके बनते हैं। इसके लिए PCS जे का एग्जाम निकालना पड़ता है। हो गया ना। तो ये हो गया। तो ये जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, अपर जिला न्यायालय है या जिला न्यायाधीश है, ये सिविल मैटर में होते हैं। क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल में सबसे ऊपर सत्र न्यायाधीश जो जिले में है ना। जिले में जाओगी तो जब भी देखोगी किसी भी कचहरी में जाओगी, जिला कचहरी में, तो वहाँ पर लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का मतलब कि उसमें सिविल और आपराधिक दोनों मुकदमे चलते हैं, है ना। और वो जो जिला एवं सत्र न्यायालय होता है उसका जो न्यायाधीश है वो एक ही व्यक्ति होता है। जब वो सिविल मुकदमे की सुनवाई करेगा तो जिला न्यायाधीश, और जब वो आपराधिक मुकदमे की सुनवाई करेगा तो सत्र न्यायाधीश। फिर इसके बाद इसमें अपर सत्र न्यायाधीश भी होते हैं, है ना। अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश भी होता है ना। ये आपराधिक मुकदमे के लिए है, ये आपराधिक न्यायालय है ये सब, ठीक है। फिर इसके बाद मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसको हमेशा ध्यान रखना कि आपराधिक मुकदमा जब भी होता है तो उसमें उसको क्या बुलाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसको जुडिशियल को क्या बोलेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना। ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब कि जिसको CJM भी बोला जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर इसके बाद ACJM यानी कि सहायक मुख्य न्यायाधीश भी होता है, सहायक मुख्य न्यायिक न्यायाधीश भी होता है ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसको ACJM बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होता है, ठीक है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। इतने सब होते हैं, ठीक है। आपराधिक जो न्यायालय है ये इतने हैं, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। ये सभी कौन होते हैं, ये सभी वही PCS जे ही वाले होते हैं। जो ये वाले जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है द्वितीय श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सहायक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये सभी PCS जे का ही ज्ञान, वही PCS जे के ज्ञान से यदि उसकी नियुक्ति
सिविल जज के तौर पर हुई है तो उसको सिविल जज जूनियर डिवीजन बुलाएंगे, और यदि उसकी नियुक्ति आपराधिक न्यायालय में हो गई तो उसी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुलाते हैं। ठीक है, एग्जाम केवल एक ही होता है PCJ का, वो अपना जो जिला न्यायालय, जिला जो न्यायाधीश होता है या जो सत्र न्यायाधीश होता है उसके अंदर पावर रहती है, या हाई कोर्ट के पास पावर है तो वो उसको कौन सी अधिकारिता प्रदान करता है। यदि उसकी नियुक्ति सिविल जज के रूप में हुई है तो उसी को सिविल जज जूनियर डिवीजन बुलाएंगे, और यदि उसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के लिए नियुक्त कर दिए हैं तब उसी को क्या कहेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलेंगे। जबकि एग्जाम बस एक ही होता है PCJ का, LLB करने के बाद PCJ का एग्जाम तो बन जाओगे। तो यदि आपराधिक मुकदमे देख रहे हो जो यही जो सीनियर डिवीजन होते हैं यही जो है CGM भी बनते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन। जो यदि वो सिविल मुकदमे देख रहे हैं तो सिविल जज सीनियर डिवीजन, और यदि यही ये आपराधिक मुकदमे देख रहे हैं तो ये या तो ये CGM कहलाएंगे या CGM के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की जो शक्तियाँ होती हैं वो बराबर होती हैं, इन दोनों की पावर बराबर होती है। और एग्जाम में लिखी होता है PCJ का हर बार निकलता रहता है, अपना तैयारी करो, भरो, तो आप परीक्षा यदि पास कर गई तो यही बनोगे। यदि वो सिविल जज के रूप में नियुक्ति हुई तो सिविल जज जूनियर डिवीजन सबसे पहली पोस्टिंग, और यदि क्रिमिनल कोर्ट में नियुक्ति हुई उसी की तो वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में होगा। तो ये सब न्यायालय हैं, तो ये सभी न्यायालय क्या है, आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है ना। और ये जो सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं ये दोनों, ये और सहायक सत्र न्यायाधीश, ये इनको अपीली और आरंभिक है ना अधिकारिता दोनों प्राप्त है। ठीक है, लेकिन और ये ACGM CGM न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, इनको क्या है, केवल आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होती है। ठीक है, है ना। अभी जब आप जाओगे सेकेंड ईयर में तब उसमें भी ये सब पूरे इसके बारे में फिर से पढ़ाएंगे। CRPC में ये सब पढ़ोगी, ये भी थर्ड सेमेस्टर में है। तो न्यायालयों की शक्तियाँ, आपराधिक न्यायालय का गठन, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये सब दंड प्रक्रिया संहिता में दिया है, तो ये सब थर्ड सेमेस्टर में भी फिर से पढ़ाएंगे। अभी बस केवल ये समझाने के लिए बताया कि आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, यानी कि ऐसा न्यायालय जिसमें कि मुकदमे डायरेक्ट फाइल होते हैं। तो क्रिमिनल में जो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ACGM और CGM होते हैं, इनके जो न्यायालय हैं वो आरंभिक अधिकारिता के केवल है, इनको अपीली अधिकारिता नहीं है। और सिविल मुकदमों में जो सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन है, ये आरंभिक अधिकारिता के होते हैं। ठीक है, और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं या जिला जज, जो जिला न्यायालय होते हैं, उनको आरंभिक अधिकारिता और अपीली अधिकारिता दोनों प्राप्त होती है। और जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होते हैं, सामान्यतः उनको केवल और केवल कैसी अधिकारिता प्राप्त है, अपीली अधिकारिता प्राप्त है। केवल पूछी ऐसी एक दो अपवादिक परिस्थितियां हैं जिसमें कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होती है, समानता होती नहीं है। जब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 131 कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 131 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय को किन किन मामलों में आरंभिक अधिकारिता होगी, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में किन किन मामलों में डायरेक्ट मुकदमा फाइल किया जा सकता है। वो सब मुकदमे इन न्यायालयों में दाखिल नहीं होते हैं, है ना। कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो कि केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट फाइल होता है, बाकी वो जिला न्यायालयों में दाखिल नहीं होता। तो उन मामलों के बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है। ये अनुच्छेद 131, ये अनुच्छेद भी याद रहना चाहिए कि अनुच्छेद 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। अनुच्छेद के साथ याद रहना चाहिए, बार बार PCJ के एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो देखो उसमें क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय करेंगे इस संविधान को बंधों के अधीन रखते हुए। सबसे पहला क्या है, भारत सरकार। ठीक है, यदि कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें कि एक पक्षकार कौन है, भारत सरकार और एक और, है ना, भारत सरकार एक और दूसरी तरफ कौन है, एक या अधिक राज्य हैं, है ना, और दूसरी और एक और क्या है, एक राज्य, एक या अधिक, है ना, राज्य। यदि केंद्र सरकार, ठीक है, यदि भारत सरकार एक तरफ, यदि भारत सरकार का एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है, ठीक है, भारत सरकार या केवल एक राज्य के बीच में यदि लड़ाई हुई या विवाद हुआ है
तब उस संबंध में जो मुकदमा दाखिल होगा वह सीधे उच्चतम न्यायालय में दाखिल होगा। अनुच्छेद 131 के खंड क में ये बताया कि यदि विवाद कैसा है, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, तब ऐसे विवाद का निपटारा करने के लिए जो मुकदमा फाइल होगा वह केवल और केवल किसमें होगा, उच्चतम न्यायालय में होगा। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है। अब यदि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो यहाँ जिला और सत्र न्यायालय में मुकदमा फाइल नहीं होगा और न ही उच्च न्यायालय में फाइल होगा। वह कहाँ फाइल होगा, सीधे उच्चतम न्यायालय में। तब ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आ गई। हमने बताया ना कि आरंभिक अधिकारिता का न्यायालय का मतलब है कि जहाँ पर कि मुकदमे सीधे फाइल हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 131 में सबसे पहली परिस्थिति बताई कि यदि भारत सरकार और यदि एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद होता है तो उस विवाद के निस्तारण के लिए मुकदमा कहाँ फाइल होगा, केवल उच्चतम न्यायालय में फाइल होगा। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। फिर क्या बताया दूसरा, एक और भारत सरकार और किसी राज्य और राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक, है ना, अन्य राज्यों के बीच, यानी कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्य एक साथ हैं और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हैं, उन दोनों के बीच में यदि विवाद हो जाता है इन चारों लोगों के बीच में, तब ऐसी स्थिति में भी जो मुकदमा होगा वो सीधे उच्चतम न्यायालय में होगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। यानी कि पहला कंडीशन बताया कि एक तरफ केवल भारत सरकार है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरा पक्षकार कौन है, एक या एक से अधिक राज्य हैं, तब ऐसी स्थिति में या एक तरफ भारत सरकार और कोई एक और क्या है, राज्य या राज्य समूह है और दूसरी तरफ भी एक राज्य या एक से अधिक राज्य हैं, यदि इन लोगों के बीच में भी आपस में कोई विवाद होता है तब भी ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय को क्या होगी, आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। ठीक है। एक कंडीशन और है कि यदि विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है, ठीक है, दो या अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई ऐसा विवाद है जो जिसमें भारत सरकार तो नहीं है लेकिन दो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कोई विवाद हो गया, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह उस यदि विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में यदि मुकदमा होगा तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में होगा। या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में, जैसे एक तरफ भारत सरकार हो गई और दूसरी पक्षकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों हैं, तब भी ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भारत सरकार से विवाद होता है तब भी ऐसी स्थिति में जो मुकदमा होगा वह उच्चतम न्यायालय में होगा। या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य एक तरफ हो गए और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरी तरफ हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों एक तरफ, है ना, विवाद उत्पन्न होता है, तब भी ऐसी स्थिति में इस विवाद के लिए जो मुकदमा दाखिल होगा वह सीधे उच्चतम न्यायालय में दाखिल होगा। तो अनुच्छेद 121 में यही बताया गया है कि भारत सरकार एक और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य के बीच में यदि विवाद होता है तब ऐसी स्थिति में मुकदमा सीधे उच्चतम न्यायालय में दाखिल होगा। या एक और भारत सरकार और कोई राज्य है और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हैं, उनके बीच में यदि मुकदमा होता है या अरे मुकदमा नहीं विवाद होता है, तब ऐसे विवाद के निस्तारण के लिए जो मुकदमा होगा वह कहाँ होगा, उच्चतम न्यायालय में भी दाखिल होगा, न तो उच्च न्यायालय में न ही जिला न्यायालय में। और साथ ही साथ तीसरा ये होता है कि यह यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में आपस में यदि कोई विवाद होता है तब ऐसी स्थिति में भी जो मुकदमा फाइल होगा वह सीधे उच्चतम न्यायालय में ही फाइल होगा। उसी पर टिक लगा दो, उसी को लिख लेना, उसमें तो सीधे सीधे लिखा ही है अनुच्छेद 131 में लगा है ना। तो आरंभिक अधिकारिता बस यही तुम्हें याद रखना है कि भारत सरकार एक और भारत सरकार और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक अन्य राज्य, हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच में यदि विवाद होता है तब भी मुकदमा सीधे उच्चतम न्यायालय में, या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है तब भी मुकदमा सीधे उच्चतम न्यायालय में ही दाखिल होगा। इस संबंध में उच्च न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी प्रकार की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखना कि आरंभिक एक चौथा कंडीशन और भी है कि अनुच्छेद 32
है ना। अनुच्छेद 32 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत भी जो मुकदमे फाइल होते हैं वह सीधे उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है कि यदि किसी भारतीय नागरिक का या किसी भी व्यक्ति का क्या है, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति का के मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में सीधे मुकदमा फाइल कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है ना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ठीक है, प्रवर्तन के लिए जो मुकदमा है के लिए मुकदमा या के प्रवर्तन के लिए, हाँ मुकदमा सीधे क्या होता है, उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाता है ना। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो मुकदमा होता है उसके संबंध में भी सीधे उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है ना। अनुच्छेद 32 यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का राज्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वह राज्य के विरुद्ध अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में ऐसे आदेश, निर्देश या रिट जारी करने के लिए सीधे मुकदमा दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी 4 कंडीशन है जिसके अंतर्गत कि उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त होती है। हो गया ना, यह है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता। तो बस यही ध्यान रखना है तुम्हें कि उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यही सबसे पहला ये ध्यान रखो कि समानतः उच्चतम न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाला न्यायालय नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय हमेशा कैसी अधिकारता वाला न्यायालय है, अपीली अधिकारता वाला न्यायालय होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय समानतः अपीली अधिकारता वाला न्यायालय होता है, लेकिन अनुच्छेद 121 के अंतर्गत 3 ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं जिसके अंतर्गत की सीधे मुकदमा उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। उसको उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता भी माना जाता है। मतलब कि भारत सरकार और एक तरफ भारत सरकार और एक और दूसरी तरफ क्या है, एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच में यदि विवाद होता है तब ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त होगी। और एक तरफ भारत सरकार और एक या एक से अधिक अन्य राज्य है और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक अन्य राज्य हैं, उन लोगों के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसी स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त होगी। या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद होता है तब ऐसी स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी यदि मुकदमा करना है तब भी वह उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता। ठीक है ना, तो मेन तुमको यही याद रखना है, एग्जाम में भी आए तो इसी को लिखना है। ठीक है, इस संबंध में एक मुकदमा है कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ। ठीक, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ में क्या था कि कर्नाटक राज्य में क्या हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा एक जांच कमेटी बैठाई गई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ, इसलिए कि उनके ऊपर यह आरोप था कि कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं वह भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में लिप्त हैं। उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई। तब कर्नाटक सरकार राज्य ने क्या किया कि उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया कि चूँकि यह जो भारत सरकार ने जांच कमेटी बैठाई है उसको यह ऐसा बैठाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वह जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि यह जांच वह राज्य के खिलाफ कर सकती है, हम लोगों के खिलाफ नहीं कर सकती। फिर इसके बाद भारत सरकार ने वहाँ पर क्या तर्क दिया, भारत सरकार ने तर्क दिया कि यह मुकदमा चलने लायक नहीं है। भारत सरकार ने सबसे पहले यही आपत्ति की
कि कर्नाटक राज्य के द्वारा जो यह जांच आयोग जो हमने गठित किया है उसको इनवैलिड घोषित करने के लिए जो मुकदमा दाखिल किया गया है यह चलने योग्य नहीं है। क्यों चलने योग्य नहीं है? क्योंकि जो आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता है उसमें यह दिया गया है कि जो विवाद है वह राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में रहेगा तब दाखिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर यह जो मुकदमा इन्होंने दाखिल किया है यह मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने किया है, न कि राज्य ने किया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने किया है, राज्य ने नहीं किया है। और हमने जो जांच कमेटी बैठाई है वो राज्य के खिलाफ नहीं बनना बैठा करके वहाँ के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ बैठाई है, न कि राज्य सरकार के खिलाफ बैठाई है। ठीक है। और भारत सरकार ने कहा कि राज्य और राज्य सरकार में क्या है? अंतर होता है। ठीक है, कि राज्य और राज्य सरकार में अंतर होता है। तो हमने राज्य सरकार के खिलाफ जांच बैठाई है, न कि राज्य के खिलाफ बैठाई है। तो और उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारता है उसमें जो विवाद है वह राज्य के भारत सरकार और यदि राज्य के बीच में लिखा गया है कि राज्य के बीच में यदि कोई विवाद होता है वह आरंभिक अधिकारता में आएगा। यहाँ पर तो राज्य से कोई विवाद ही नहीं है। विवाद तो है, जो भी हमने जांच बैठाया है वह मंत्रियों के खिलाफ बैठाया है। भारत सरकार ने ये कहा और कहा कि यह मुकदमा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यह खारिज किए जाने योग्य है। तो कर्नाटक राज्य ने तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, ने भारत सरकार की यह तर्क नहीं माना और उसने कहा कि राज्य और राज्य सरकार में अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो राज्य का कार्य है वह राज्य सरकार के द्वारा ही तो किया जाता है, या राज्य सरकार ही तो करती है। राज्य सरकार को चलाता कौन है? जो वहाँ का मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं। जो सरकार का गठन है वह मंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर ही तो बनती है। तो राज्य को चलाता कौन है? वहाँ की जो सरकार है वही चलाती है। और सरकार में कौन शामिल है? वह व्यक्ति ही शामिल है। तो राज्य की जो शक्तियाँ हैं वह किसकी शक्तियाँ हैं? वह सरकार की ही शक्तियाँ मानी जाती हैं। और वह शक्ति सरकार की शक्ति है तो उसका प्रयोग कौन करता है? वह मुख्यमंत्री और मंत्री ही तो करते हैं, दूसरा तो नहीं कर सकता। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के इस तर्क को मानने से इंकार कर दिया कि राज्य और राज्य सरकार में अंतर है और यह मुकदमा चलने योग्य है, क्योंकि जो राज्य है और राज्य सरकार है जो इसको जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग मंत्री और मुख्यमंत्रियों के द्वारा ही तो किया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। जो राज्य के कार्य हैं वह राज्य सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है और राज्य सरकार में शामिल कौन होता है? वही मुख्यमंत्री और मंत्री ही तो मिलकर के राज्य सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, उसकी शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए यह मुकदमा चलने योग्य है। ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य बनाम भारत सरकार, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता। अनुच्छेद 131। चलो बाकी अब कल देखते हैं। ठीक है।